हेलो एवरीवन, दिस इज चेतन सर। आज से हम लोग 11th स्टेट बोर्ड सीबीएसई का एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला फिजिक्स का चैप्टर क्या आता है। हालांकि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बट ये चैप्टर का यूज़ हम लोग आगे जाके हर चैप्टर में करने वाले हैं। पहला चैप्टर का नाम है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, दैट इज मेजरमेंट, राइट। तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, कैसे एक्सप्लेन करोगे मेजरमेंट को, राइट। मेजरमेंट करना मतलब मेजर करना, राइट, नापना। तो नापना का मीनिंग क्या होता है। जैसे सपोज आई वांट टू मेजर लेंथ ऑफ दिस पेन, तो हम लोग क्या करेंगे, पेन का लेंथ मेजर करने के मैंने एक स्केल लिया, स्केल का 0 यहाँ पर लगा दिया और स्केल का यहाँ का जो रीडिंग होगा मतलब वो क्या होगा, पेन का लेंथ होगा, राइट। तो अभी पेन का लेंथ क्या था, ये अननोन क्वांटिटी था, राइट। जो आपका स्केल था वो क्या था, रेफरेंस स्टैंडर्ड था, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है उसका, राइट। दोनों को हम लोगों ने क्या किया, कंपेयर किया। तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का डेफिनेशन देखो क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद द रेफरेंस स्टैंडर्ड। अननोन क्वांटिटी मतलब क्या होगा, लेंथ हो सकता है, मास हो सकता है, टाइम हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी हमारे पास। रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है, स्केल हो सकता है, वॉच हो सकती है, वेइंग मशीन हो सकता है, स्प्रिंग बैलेंस हो सकता है, वो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड है हमारे पास। अभी बाद में और एक क्वेश्चन आता है, ये क्वांटिटी के कितने टाइप है। तो क्वांटिटी के 2 टाइप है, कौन सा, एक है फिजिकल क्वांटिटी और एक है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड। ये 2 टाइप है किसके, क्वांटिटी के। मेजर कर सकते हैं तो उसे कहा जाएगा फिजिकल, नहीं कर सकते तो उसे क्या कहा जाएगा, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अभी ये फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है, तो लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, राइट, वेट, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल किसके हैं यहाँ पर, फिजिकल क्वांटिटी के हैं। बाद में इसका नॉन फिजिकल का एग्जाम्पल क्या आता है, तो आता है इमोशंस। इमोशंस हम लोग मेजर कर सकते हैं क्या, कौन कितना हैप्पी है, कौन कितना सैड है, राइट। ज़्यादा है कम है इतना बता सकते हैं, बट एग्जैक्टली कितना है बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। तो ये जो आपका क्वांटिटी है 2 टाइप के, एक है फिजिकल एंड एक है नॉन फिजिकल। अभी हमारे सिलेबस में कौन सा है, तो हम लोग हमारे सिलेबस में सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, राइट। तो मेजरमेंट का डेफिनेशन क्या बनेगा फिर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग unknown physical quantity with reference standard. This process is called as measurement, right? क्वांटिटी के 2 टाइप, फिजिकल, नॉन फिजिकल। अभी एक बार पता चला मेजरमेंट क्या है, उसमें टर्म आ गया क्वांटिटी, तो क्वांटिटी पढ़ा, कौन सा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। अभी हम लोग देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ना है हमें अभी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक एग्जांपल देखो, फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है, लेंथ। तो सपोज मैंने क्या कहा, लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर है, राइट, या मास इज इक्वल टू 2 किलोग्राम है, या टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड टाइम हुआ है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने कैसे लिखा, देखो पहले आ रहा है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके बाद आ रहा है उसका यूनिट, राइट। मतलब फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हमेशा क्या आएगा, एक नंबर आएगा, उसके बाद क्या आने वाला है, यूनिट। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज नंबर एंड यूनिट, राइट। अब यूनिट के भी अलग अलग टाइप होते हैं। उसके बाद देखो इसी पॉइंट के ऊपर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि यूनिट बढ़ाओगे तो एन का वैल्यू में क्या चेंज आएगा, ये क्वेश्चन था। अभी देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल लेंथ है, लेंथ को मैंने लिखा 1 मीटर, इसको ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं या 1000 मिलीमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। दोनों का मीनिंग क्या है, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, बट रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। यहाँ पे क्या हुआ देखो, 1 चेंजेस टू 100 मतलब नंबर बड़ा है, बट मीटर चेंजेस टू सेंटीमीटर मतलब यूनिट यहाँ पर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। नंबर बढ़ रहा है,
यूनिट घट रहा है यहाँ पे, बट दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज n इंटू यू हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, राइट। इसका ही मीनिंग क्या है, दैट इज n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। अगर u बढ़ाओगे तो n का वैल्यू क्या होगा, घटने वाला है। आगे समझ में, राइट। अभी पढ़ते हैं हम लोग कि यूनिट क्या है, यूनिट के कितने टाइप है, राइट। तो यूनिट का डेफिनेशन क्या, देखो कैसे डिफाइन करोगे। यूनिट होता है रेफरेंस स्टैंडर्ड, राइट, यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट अलग अलग टाइप के यूनिट है, लेंथ का मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मतलब ये यूनिट क्या है, रेफरेंस स्टैंडर्ड है। किस लिए यूज किया जाता है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अभी ये जो क्या, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, चलो यहाँ पे लेंथ क्या है, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर है। लेंथ का यूनिट मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, ऐसे बहुत सारे यूनिट है, राइट। अभी ये यूनिट के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, देखो। पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इट शुड बी वेल डिफाइंड। क्या है, इट शुड बी वेल डिफाइंड। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट शुड बी इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसेबल एट ऑल प्लेसेस। जैसे मान लो लेंथ का यूनिट हम लोगों ने क्या माना, मीटर माना, राइट, तो इजीली सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, रिप्रोड्यूसेबल एट ऑल प्लेसेस, मतलब उसके मल्टीपल में हम लोग उसको हमें वो प्रोड्यूस करने को आना चाहिए। जैसे मीटर को हम लोगों ने क्या लिखा, किलोमीटर लिखा, मतलब हम लोगों ने क्या किया, उसे रिप्रोड्यूस किया, राइट। तो इट शुड बी इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसेबल एट ऑल प्लेसेस। थर्ड पॉइंट क्या है, इट शुड नॉट बी पेरिशेबल, राइट। पेरिशेबल और इनवेरिएबल, पेरिशेबल मतलब क्या होता है, इनवेरिएबल है, राइट, वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने क्या किया, 1 किलोग्राम मुझे डिफाइन करना है। 1 किलोग्राम को मैंने क्या माना कि मान लो एक आम को, मैंगो को मैंने क्या माना, एक पर्टिकुलर मैंगो दिया है, उसका मास मैंने 1 किलोग्राम माना, राइट। स्टैंडर्ड माना कि वो पर्टिकुलर मैंगो का मास कितना है, 1 किलोग्राम। बट देखा जाए कुछ टाइम के बाद, जैसे मार्च चल रहा है, मान लो उसका मास कितना है, 1 किलोग्राम। अप्रैल आएगा, मई आएगा, तो उसका मास चेंज होने वाला है। तो मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली वो 1 किलोग्राम का डेफिनेशन डे बाय डे एज टाइम चेंजेस चेंज हो रहा है, राइट। और एक्चुअल में वैसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारे डायमेंशन, सारे यूनिट चेंज हो जाएंगे। इसलिए क्या कहा गया, इट शुड नॉट बी पेरिशेबल और इनवेरिएबल। एंड फोर्थ वन इज, इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। सब लोगों के पास एक तो होना चाहिए, एंड इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, राइट, सब लोग उसको यूज भी करने चाहिए। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड यूनिट। अभी हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, क्या होता है सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट देखा, अभी देखेंगे हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट। तो देखो, सिस्टम ऑफ यूनिट है एक ग्रुप ऑफ यूनिट है। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ यूनिट है। ऐसे हमारे पास 4 ग्रुप ऑफ यूनिट है, सिस्टम ऑफ यूनिट है। कौन से, एक होता है हमारे पास MKS, एक होता है हमारे पास CGS, एंड एक है हमारे पास FPS, एंड लास्ट में आता है हमारे पास SI सिस्टम ऑफ यूनिट है। टोटल कितने हैं, 4 है। तो MK सिस्टम क्या कहता है, देखो ये तीनों सिस्टम के अंदर क्या डिफाइन किया गया है कि लेंथ का यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट क्या होगा, एंड टाइम का यूनिट क्या होगा। तीनों सिस्टम के अंदर ये डिफाइन किया गया। तो MKS ने क्या कहा कि आपका जो लेंथ का यूनिट है वो किस में मेजर किया जाएगा, मीटर में। बाद में आता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये आता है किलोग्राम, और ये क्या होगा, सेकंड होगा। बाद में CGS ने क्या कहा, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो ये सेंटीमीटर, ये है ग्राम, और ये क्या है, सेकंड। बाद में आता है FPS ने क्या कहा, फुट, पाउंड एंड सेकंड। ये मेनली सबसे पहले 1960 से पहले पूरा दुनिया में ये 3 ही सिस्टम थे, MK, CGS एंड FPS। MKS ने कहा कि लेंथ मीटर में मेजर करो, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में। CGS ने क्या कहा, लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम, टाइम सेकंड में। FPS ने क्या कहा, लेंथ फुट में, मास पाउंड में, टाइम सेकंड में, राइट। बाद में आता है SI सिस्टम। SI सिस्टम इज डिफाइंड फॉर 7 क्वांटिटीज।
एसआई सिस्टम किसके लिए डिफाइन किया गया है? 7 क्वांटिटी के लिए डिफाइन किया है, वो अलग से पढ़ेंगे हम लोग। पहले ये क्या करते हैं, 3 सिस्टम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्या था, देखो अलग अलग कंट्री अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ कर रहे थे। कोई कंट्री एमकेएस यूज़ कर रहा था, कोई कंट्री सीजीएस यूज़ कर रहा था, कोई कंट्री एफपीएस यूज़ कर रहा था। जैसे ये वाला सिस्टम जो एफपीएस सिस्टम है ना, ये एफपीएस सिस्टम यूज़ कर रहे थे ब्रिटिश कंट्रीज़, राइट। ब्रिटिश लोग एफपीएस सिस्टम यूज़ कर रहे थे, मतलब वो लेंथ फुट में मेजर कर रहे थे, मास पाउंड में एंड टाइम सेकंड में मेजर कर रहे थे। ब्रिटिशर जहाँ जहाँ चले गए, जहाँ जहाँ उन्होंने रूल किया, वहाँ पर भी उस कंट्री ने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, एफपीएस सिस्टम। जैसे इंडिया में भी ब्रिटिशर्स थे, तो इंडिया में भी क्या चलता था, सबसे पहले यूनिट चलता था फुट, पाउंड एंड सेकंड। इवन तुम लोग आजकल भी जिम में जाके देखोगे तो वहाँ पे जो मास होता है, वेट का मास होता है, वो भी किस में होता है, वहाँ पर पाउंड में होता है, राइट। हालांकि रिसेंटली किलोग्राम में वो कन्वर्ट कर रहे हैं, बट बेसिक यूनिट क्या होता है वहाँ पर, पाउंड होता है। तो ब्रिटिशर्स ने जहाँ पे रूल किया वहाँ पे कौन सा सिस्टम चलता था, फुट, पाउंड, सेकंड। तो कंट्री टू कंट्री ये सिस्टम क्या होता है, वेरी होता है। अभी ये यूनिट अगर वेरी हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या आता है, देखो अभी एक लाइव एग्जांपल ले लो इसके लिए। जैसे कि इंडिया का करेंसी क्या है, रुपीज़, एंड तुम लोग अगर यूएसए का या किसी भी कंट्री का करेंसी देखोगे, मान लो यूएसए का करेंसी क्या है, डॉलर। तो अभी अगर मैं इंडिया से यूएसए में जा रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो जो कन्वर्जन फैक्टर है याद रखना पड़ेगा। जैसे कि $1 इज इक्वल टू कितना रुपीज़ है, कुछ तो अप्रॉक्स 70 रुपीज़ मान लो। तो अगर मैं इंडिया से वहाँ पे जा रहा हूँ तो मुझे कन्वर्जन फैक्टर याद रख के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का 1 रुपीज़ वहाँ पे वैलिड नहीं है, वहाँ का $1 यहाँ पे वैलिड नहीं है, उसको कन्वर्ट करके ले जाना पड़ेगा। तो देखो कितने कंट्रीज़ है, सारे कंट्री का करेंसी अलग अलग है, कितने कन्वर्जन फैक्टर याद रखने पड़ेंगे, कितना कैलकुलेशन ये आने वाला है, एंड इवन कन्फ्यूजन भी कितना क्रिएट होने वाला है, राइट। तो ये सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस में क्या था, अलग अलग कंट्री अलग अलग यूनिट यूज़ कर रही है, उसकी वजह से जो ट्रेड होता था, ट्रेड में बहुत सारी दिक्कत आती थी, कन्फ्यूजन बहुत सारा क्रिएट होता था। इसीलिए बाद में सारे लोगों का, सारे जो साइंटिस्ट थे, सबका एक मीटिंग हुआ 1960 के आसपास, एंड उन्होंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया सिस्टम बनाया। उसे कहा जाता है सिस्टम द इंटरनेशनल, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एंड एसआई सिस्टम nowadays, एसआई सिस्टम इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, राइट। एसआई सिस्टम इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, राइट। उसने कितना क्वांटिटी कहा, देर आर 7 क्वांटिटीज। हालांकि सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस ने कितना कहा था, लेंथ, मास एंड टाइम ही कहा था, बट एसआई के अंदर कितना क्वांटिटी है, 7। अभी डिटेल में हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, एसआई सिस्टम पढ़ेंगे, राइट। हाँ, तो अभी क्या है, हमें देखना है, नेक्स्ट पॉइंट इज एसआई सिस्टम, राइट। एसआई का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, सिस्टम दी इंटरनेशनल, राइट। तो एसआई सिस्टम, ये साइंटिस्ट के ग्रुप ने क्या किया, उन्होंने एक टेबल बना दिया क्वांटिटीज़ का, फिजिकल क्वांटिटीज़ का, और उसके अंदर एक पार्ट आता है, कौन सा क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। थोड़े टाइम के बाद देखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी का एक टाइप है। उसके बाद उन्होंने बोला कि उसका यूनिट क्या लेना है, एंड उसके बाद उस यूनिट के लिए सिंबल क्या आएगा, राइट। ऐसे एक टेबल बना दिया। तो टेबल के अंदर उन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 7 माने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं, 7 है। सबसे पहला क्वांटिटी आता है दैट इज लेंथ। अभी लेंथ है, लेंथ का ऐसा यूनिट उन्होंने कहा कि मीटर मान लो, एंड सिंबल क्या है उसका, एम, राइट। बाद में सेकंड क्वांटिटी आता है दैट इज मास। सेकंड क्वांटिटी क्या है, मास। मास का यूनिट क्या माना, किलोग्राम। क्या माना मास का यूनिट, किलोग्राम। क्या है सिंबल उसका, केजी। बाद में उसका थर्ड यूनिट, थर्ड टाइप आता है, थर्ड क्वांटिटी आता है दैट इज टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट उन्होंने माना सेकंड, राइट, एंड सेकंड का सिंबल एस। बाद में आता है फोर्थ वन इज लेंथ, मास, टाइम के बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट माना गया केल्विन, एंड सिंबल है कैपिटल के। नेक्स्ट वन इज यहाँ पर टेम्परेचर के बाद आता है करंट, इलेक्ट्रिक
करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर एंड उसका सिंबल है ए, राइट। बाद में नेक्स्ट वन इज, सिक्स्थ वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हालांकि अभी ल्यूमिनस इंटेंसिटी इस पॉइंट तक आपको पता नहीं होगा, बट ल्यूमिनस इंटेंसिटी याद रखो लाइट के रिलेटेड एक टर्म है। ब्राइटनेस बताने के लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। इसका यूनिट है कैंडेला एंड बाद में आता है इसका सिंबल है सी डी। लास्ट वन इज दैट इज, कौन सा बचा अभी, इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सबसे ज़्यादा तुम लोग यूज़ कहाँ पे करोगे, केमिस्ट्री के अंदर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट होता है मोल एंड उसका सिंबल क्या है, MOL, राइट। तो टोटल अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम ने कितने फंडामेंटल क्वांटिटी माने हैं, 7 क्वांटिटी। कौन से, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सबका यूनिट मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला एंड मोल। सबके यूनिट भी याद रखने हैं, M, kg, S, कैपिटल K, कैपिटल A, CD एंड MOL आएगा मोल के लिए, राइट। तो ये ऐसा सिस्टम है, ये टेबल आपको ऐसा ही याद रखना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, रटना है ये टेबल। हालांकि इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट रटना है। हर चैप्टर में हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर, 7। अभी उसके बाद क्या किया, उसके बाद उन्होंने और 2 क्वांटिटीज़ के अंदर ऐड कर दी, बट एक्चुअल में वो देखा जाए तो 2 साल के बाद ऐड की थी। तो उन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सटेंड नहीं किया, उन्होंने एक नया टेबल बना दिया एंड उस टेबल को, उस क्वांटिटी को उन्होंने नाम दिया है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या नाम दिया उन्होंने, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो कितने हैं अभी देखेंगे हम लोग। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उसका यूनिट एंड उसका सिंबल। तो ये सेकंड टेबल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के लिए, पहला क्वांटिटी एंड दूसरा क्वांटिटी। पहला क्वांटिटी है प्लेन एंगल। क्या है पहला क्वांटिटी, प्लेन एंगल। बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। सेकंड क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। पहला क्वांटिटी प्लेन एंगल, दूसरा क्वांटिटी सॉलिड एंगल। तो ये प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट उन्होंने कहा रेडियन ले लो एंड उसका सिंबल क्या है, RAD। एंड सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, तो स्टेरेडियन एंड उसका सिंबल क्या है, तो STR है। तो ये था आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो अकॉर्डिंग टू ऐसा सिस्टम फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितने हैं, 2 है एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है एंड डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है, राइट। तो अभी एक एग्जांपल ले लो फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी का डिफरेंस आपको पता चलेगा। जैसे मान लेना कि मैं कहता हूँ कि एक एग्जांपल है लेंथ एंड एरिया। कौन किसके ऊपर डिपेंड है, लेंथ एरिया के ऊपर डिपेंड है या एरिया लेंथ के ऊपर डिपेंड है। ये पॉइंट सबसे पहले समझ में आना चाहिए। जैसे कि मान लो आपसे पूछा गया ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड का एरिया निकालो। तो अगर इस बोर्ड का एरिया निकाले तो कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, बायोलॉजी स्केल ये वाला लेंथ निकालेंगे, ये वाला लेंथ निकालेंगे, दोनों लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, एरिया मिलने वाला है, राइट। मतलब एरिया निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ा, लेंथ निकालना पड़ा। मतलब एरिया क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड है, लेंथ के ऊपर, राइट। तो ये जो क्वांटिटी है एरिया इज डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी, राइट। एंड लेंथ तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है ना, लेंथ ना मास के ऊपर डिपेंड है, ना टाइम के ऊपर, ना एरिया के ऊपर, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, राइट। हमें क्या किया, लेंथ कैसे मेजर किया, बाय यूजिंग स्केल, राइट। तो ऐसा क्वांटिटी जो किसी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता फॉर इट्स मेजरमेंट, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड ऐसा क्वांटिटी जो किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है फॉर मेजरमेंट, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डेराइव्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ मैं फंडामेंटल का एंड डेराइव्ड का। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए क्या आएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट। फंडामेंटल क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है,
पहले डेफिनेशन लिखते हैं। द क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend on, the quantities which do not depend on any other quantity, any other physical quantity for their measurement, for their measurement are called as fundamental quantities. The quantities which do not depend on any other quantity for their measurement are called as fundamental quantity. And ऐसा according to ऐसा system हमारे पास कितने fundamental quantity है? तो टोटल 7 है। कौन से? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, luminous intensity and amount of substance. टोटल कितने fundamental quantity है? 7 है, राइट। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट, इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन कैसे किया? फिजिकल क्वांटिटीज विच depends on fundamental quantity for their measurement are called as derived quantities. कैसे डिफाइन किया गया derived quantity को? Physical quantities which depends on fundamental quantity for their measurement are called as derived quantities. derived quantity का एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल एरिया, बिकॉज एरिया डिपेंड्स ऑन लेंथ। बाद में है वॉल्यूम, वॉल्यूम भी किसके ऊपर डिपेंड होगा? लेंथ के ऊपर होगा, राइट। बाद में है फोर्स, फोर्स किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू जी, मतलब फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है? मास के ऊपर डिपेंड है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। मतलब ये 7 क्वांटिटी को छोड़ के जितने भी क्वांटिटी है ना, वो सारे के सारे कैसे क्वांटिटी है? डेराइव्ड क्वांटिटी। हाँ, बीच में 2 क्वांटिटी बचे हैं। कौन सा? एक प्लेन एंगल एंड एक है सॉलिड एंगल। ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, राइट। वो अगेन वो किसका पार्ट है? फंडामेंटल क्वांटिटी का ही पार्ट है, बट अलग टेबल बना है उसके लिए, इसीलिए उसको नाम क्या दिया? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है एंड लार्ज नंबर ऑफ क्या है हमारे पास? डेराइव्ड क्वांटिटी है। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम ऑफ यूनिट एंड विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम, राइट। ओके, अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी देखने वाले हैं हम लोग कन्वेंशन विच आर यूज टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। क्या देखो, अभी ये कुछ रूल्स है ऐसा यूनिट को यूज करने के। अभी उसके लिए भी रूल्स क्यों चाहिए हमें? तो देखो दिक्कत कहाँ पे आता है कि सपोज मैंने आपसे कहा कि एक यूनिट है, ऐसा कोई तो एक क्वांटिटी है एंड जिसका यूनिट मान लो तुम्हें ऐसा दिया है, MS दिया है। तो बोलो ये यूनिट क्या हो सकता है? तो यूनिट मीटर सेकंड हो सकता है, मिली सेकंड हो सकता है, राइट। ऐसे मल्टीपल इसके ऑप्शंस पॉसिबल है यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ये NS लिखा, तो NS का मीनिंग क्या हो सकता है? न्यूटन सेकंड हो सकता है, राइट। बाद में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? और न्यूटन्स कह सकते हैं, राइट। सबकी मर्जी है, जो चाहे वो कह सकता है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डॉट लगा के। तो एक यूनिट को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, राइट। अगर अलग अलग तरीके से लिखेंगे तो सबको समझ में नहीं आएगा कि ये मीटर सेकंड है या मिली सेकंड है। तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो उस रूल्स क्या है देखो यहाँ पर। पहला रूल क्या है? यूनिट ऑफ एवरी क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। जैसे मीटर के लिए सिंबल क्या दिया उन्होंने? M दिया है, राइट। जैसे मीटर के लिए सिंबल क्या है? M है। बाद में किलोग्राम के लिए सिंबल kg है, टाइम के लिए, सेकंड के लिए S है, एम्पियर के लिए कैपिटल A है, राइट। हमें क्या करना है? पहला एक साइन कन्वेंशन, और कन्वेंशन क्या कहता है? यूनिट ऑफ एवरी क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। बाद में सेकंड क्या है? फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। अभी ये बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। देखो कैसा गलती कि जैसे मान लो मुझे लिखना है कुछ फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन लिखना है, राइट। तो मैं इसको सिंबल के फॉर्म में लिख सकता हूँ, नहीं तो उसको यूनिट ऐसे भी लिख सकता हूँ,
NEW21 पूरा नाम भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, राइट। इंस्टेड ऑफ सिंबल मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा नाम यूज़ कर सकता हूँ। तो आदत क्या हुआ है, मैं अगर कोई पर्सन का नाम है तो उसका हम लोग फर्स्ट लेटर क्या करते हैं, कैपिटल निकालते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट, उन्होंने क्या कहा है कि फुल नेम ऑफ अ यूनिट, इट डजेंट मैटर वो पर्सन का है या नहीं है, हमेशा वो पूरा का पूरा नाम कैसा आएगा, स्मॉल लेटर में आएगा। तो ये गलत है। तो सही क्या है, तो सही है ऐसा 2 न्यूटन, राइट। हमेशा पूरा नाम लिख रहे तो क्या आएगा, स्मॉल लेटर में आएगा। नेक्स्ट इज सिंबल फॉर अ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ पर्सन शुड बी इन कैपिटल फॉर्म। हाँ, अभी यहाँ पे अगर यूनिट का सिंबल यूज कर रहे हो तुम लोग, तो उसका सिंबल का जो लेटर है वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। जैसे आई वॉन्ट टू से F इज इक्वल टू 2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन का N छोटा नहीं चलेगा। अभी क्या करना है आपको, 2 न्यूटन का N कैपिटल बनाना है, राइट। बट ये रूल किसके लिए, सिर्फ सिंबल फॉर ए यूनिट नेम्ड आफ्टर पर्सन, इसके लिए। अगर पर्सन का नाम नहीं है, जैसे मीटर है, तो मीटर के लिए तुम लोग क्या करोगे, सिंपल छोटा m लिखोगे। बाकी सबके लिए क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा। सिर्फ नेम्ड आफ्टर पर्सन के लिए क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। नेक्स्ट, सिंबल्स फॉर यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। हाँ, यहाँ पर भी गलती हो जाती है बहुत सारी। जैसे आई वांट टू से डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर, तो बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं, 10 किलोमीटर की जगह पे 10 किलोमीटर्स लिखते हैं। 1 किलोमीटर सिंगुलर है तो 10 किलोमीटर प्लूरल है, ऐसा लगता है बच्चों को, कंफ्यूज हो जाता है बच्चे। क्या लिखते हैं, 10 किलोमीटर्स, जो कि गलत है। डिस्टेंस अगेन क्या आएगा, 10 किलोमीटर ही आने वाला है। फोर्स 100 न्यूटन ही लगेगा, न्यूटन्स नहीं लगेगा, राइट। तो हमेशा क्या करना है, सिंगुलर फॉर्म ही यूज करना है। नेक्स्ट, सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट कंटेन एनी पंक्चुएशन मार्क। अभी ये क्या होता है, देखो यहाँ पर कि जैसे मैं कह रहा हूँ मास इज इक्वल टू 10 किलोग्राम है, तो अभी ये के फॉर किलो, जी फॉर ग्राम होता है। तो बच्चे क्या कर देते हैं, बीच में ऐसे डॉट लगा देते हैं, राइट। तो ऐसे डॉट लगाना नहीं है, एक गलत है। सिंपल क्या है, उसका सिंबल लिखो, मास इज इक्वल टू 10 kg, कुछ भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पेस और हाइफन मस्ट बी इंट्रोड्यूस व्हाइल इंडिकेटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट्स, राइट। मान लो 2 यूनिट है, एक फार्मूला है, फार्मूला कौन सा, वर्क इज इक्वल टू, एक फार्मूला है, मान लो अभी तक ये फार्मूला आपको पता नहीं होगा, मान लेना वर्क का फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो अभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या है यहाँ पर, सेकंड है, राइट। तो इसका यूनिट, अभी ये दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करोगे, एक तो स्पेस इंसर्ट करोगे, नहीं तो क्या करोगे, हाइफन, राइट। तो दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए और उसको लिखा जाएगा ऐसे, न्यूटन डैश सेकंड लिखा जाएगा, राइट। ये रूल किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। लास्ट में a prefix symbol should be used before the symbol of a unit, right। जैसे कि I want to say length is equal to 0.01 मीटर, right। अभी 0.01 मीटर है, 0.0001 मीटर या 0.001 मीटर को लिखा जा सकता है, मिलीमीटर लिखा जा सकता है, राइट। तो इतना कंफ्यूजिंग वे में, कॉम्प्लेक्स वे में लिखने से अच्छा हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए प्रीफिक्स सिंबल यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स सिंबल कौन से थोड़े टाइम बाद हम लोग देखेंगे। तो ये 0.01 जो है ना, उसको लिखा जाता है सेंटी, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, जैसे 1 किलोमीटर, राइट। 1 किलो मतलब कितना होता है, 1000। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर मतलब कितना, 1000 मीटर है, राइट। 1 मिलीग्राम मतलब क्या होगा, 0.001 ग्राम होगा, राइट। तो वो क्या है, मिली, किलो, नैनो, ये सारे के सारे क्या है यहाँ पर, प्रीफिक्स सिंबल है। अभी कौन से प्रीफिक्स सिंबल है, अभी हम लोग देखेंगे। हम लोग प्रीफिक्स सिंबल, स्टैंडर्ड प्रीफिक्स सिंबल कौन से हैं, राइट, जिसका हम लोग आगे जाके यूज़ करने वाले हैं। कौन सा है, देखो अभी यहाँ पे बहुत सारे हैं, बट सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर याद भी हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो गया तो टेंशन मत लेना, क्योंकि ये याद करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा और डे बाय डे प्रैक्टिस होता जाएगा। जैसे हम लोग आगे जाएंगे ना, प्रैक्टिस होता जाएगा।
एंड इनडायरेक्टली इसमें से बहुत सारे प्रीफिक्स सिंबल तुम लोगों ने अपने डेली लाइफ में यूज़ किए हैं। वो कैसे, उसका भी मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पर। तो देखो पहले क्या है, प्रीफिक्स सिंबल स्टार्ट करते हैं। ये होता है 10 टू द पावर 1 है, राइट। ये अभी पहले क्या कर रहा हूँ मैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा हूँ, बाद में डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए बताऊंगा। इंक्रीजिंग देखो 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 3, 6, 9, 12, ये स्टैंडर्ड है। 10 टू द पावर 1 मतलब होता है डेका, 10 टू द पावर 2 हेक्टो, 10 टू द पावर 3 किलो, 10 टू द पावर 6 मेगा, 10 टू द पावर 9 गीगा, 10 टू द पावर 12 उसका नाम क्या है, टेरा। उसके लिए सिंबल भी है 10 टू द पावर DA, इसके लिए H, किलो के लिए K, मेगा के लिए M, गीगा के लिए 9 के लिए गीगा, एंड टेरा के लिए क्या होगा, 12 होगा, राइट। मतलब 12 के लिए क्या होगा, टेरा होगा। यहाँ पे क्या है 10 टू द पावर -1, -2, -3, -6, -9, -12। तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। उसके सिंबल क्या है, DCM, म्यू, NN, P है, राइट। अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और डे बाय डे तुम्हें याद होने वाला है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर इसका यूज़ कहाँ पे किया होगा तुम लोगों ने, जब तुम लोग कहते हो कि आपका जो मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड का साइज़ क्या है, तो 1 GB का मेमोरी कार्ड है, राइट। तो ये 1 GB का मेमोरी कार्ड है, मतलब ये G क्या रिप्रेजेंट करता है, तो G रिप्रेजेंट करता है 10 टू द पावर 9। क्या है, मतलब ये आपका जो मेमोरी कार्ड है उसका साइज़ क्या है, 10 टू द पावर 9 B होता है, बाइट्स होता है, राइट। 10 टू द पावर 9 बाइट्स होता है। एक TB का हार्ड डिस्क है, T मतलब क्या होता है, टेरा होता है, राइट। ये 10 टू द पावर 12 ऐसे होगा, राइट। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -9। नैनो से भी छोटा कौन आता है, पिको आता है, राइट। ऐसे ये बाद में जनरली हम लोग कौन सा यूज़ करने वाले हैं, देखो जो तुम्हें याद रखना है, ये हम लोग 3 यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग ये 4 यूज़ करते हैं। जनरली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूज़ इसका आता है, किलो, मेगा, गीगा, सेंटी, मिली, माइक्रो एंड नैनो, राइट। 10 टू द पावर 4 -4 के लिए ऐसा सच कुछ टर्मिनोलॉजी नहीं है हमारे पास। तो एक एग्जांपल यहाँ पे कि सपोज आई वांट टू राइट 1000000 सेकेंड, ऐसे लिखना चाहता हूँ मैं, राइट। अभी इसके लिए मैं क्या यूज़ करना चाहता हूँ, प्रीफिक्स सिंबल। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और एक 0 ले लो, नहीं तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं 10 इंटू और 100 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ सेकेंड। अभी ये 10 टू द पावर 3 मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो ये नीचे ऊपर हो गया क्या, 10 टू द पावर 3 मतलब क्या है, किलो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 किलो सेकेंड लिख सकते हैं। तो इसका ऐसे यूज़ कर रहे हैं प्रीफिक्स सिंबल का, राइट। देखते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में, राइट। क्योंकि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितने हमारे पास, 2, एक होता था प्लेन एंगल एंड एक था सॉलिड एंगल। तो अभी ये प्लेन एंगल होता क्या है, देखो जैसे तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा कि व्हाट इज प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल क्या होता है, अगर 2 लाइन दी है आपको, एक लाइन है और ये वाला एक लाइन, ये 2 लाइन के बीच का जो एंगल होता है ना, वो क्या होता है, उसे कहा जाता है प्लेन एंगल। एंड उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल थीटा के साथ, राइट। तो अभी मान लो ये डिस्टेंस r है, ये सेंटर है, एक ऐसा सर्कल दिया है, मान लो आपको ये सर्कल का रेडियस कितना है, r है, उसका सेंटर यहाँ पे दिया पॉइंट O पे। तो ये वाला जो लेंथ होता है उसे क्या कहा जाता है, आर्क लेंथ, राइट। ये थीटा आर्क एंड लेंथ के बीच का रिलेशन क्या होता है, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। थीटा कितना है, आर्क अपॉन रेडियस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, मान लो मैं क्या कर, अच्छा इसका ऐसा यूनिट क्या था, पहले ऐसा यूनिट देखते हैं। ऐसा यूनिट वाज रेडियन, राइट। बट हम लोग देखा जाए प्रैक्टिकली रेडियन का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम लोग यूज़ करते हैं डिग्री का, एंगल शो करने के लिए डिग्री यूज़ करते हैं, 30 डिग्री 40 डिग्री। तो डिग्री कहाँ से आता है देखो, और डिग्री एंड रेडियन के बीच का रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे देखो, मान लो ये यहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया और घूम के अगेन हम लोग यहीं पे आ गए। तो ये जो आर्क लेंथ होगा वो कैसे होगा, दिस इज द इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। मतलब थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर क्या होगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, आर आर चला गया तो थीटा का वैल्यू कितना 2 पाई
रेडियन हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 2 पाई रेडियन। कब? जब आप लोग एक सर्कल कंप्लीट करोगे। एंड हमें पता है कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे जब आओगे तो एंगल कितना कवर करता है वो 360 डिग्री। मतलब 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो याद रखो 2 पाई इज इक्वल टू 360 है, 2 इधर चला गया, मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस इसको अच्छे से याद रखो। हालांकि इसके आगे भी बहुत सारे फार्मूले हैं जो हम लोग बिल्कुल याद नहीं रखेंगे, इतना भी याद रखोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। बाद में क्या करना है सिर्फ कि 1 रेडियन मतलब कितना डिग्री आएगा, राइट। तो उसको लिखा जाएगा 180 डिग्री बाय पाई, राइट। बाद में 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन आएगा, तो क्या आएगा पाई बाय 180 रेडियन। ऐसे बहुत सारे फार्मूला बनते हैं, इसको तुम लोग सॉल्व भी कर सकते हो, बट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या रिलेशन होता है पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री। ये कौन सा एंगल है, तो प्लेन एंगल। व्हाट इज प्लेन एंगल? प्लेन एंगल इज एंगल बिटवीन 2 लाइंस, राइट। अभी नंबर 2 है सॉलिड एंगल, राइट। अभी सॉलिड एंगल क्या होता है देखो सॉलिड एंगल का सिंबल है ओमेगा। जनरली ओमेगा यूज किया जाता है। जैसे कि 3D बॉडी के लिए सॉलिड एंगल का कंसेप्ट यूज किया जाता है। ये देखो मान लो तुम्हें एक कोन दिया है, आइसक्रीम का कोन जैसे होता है ना, तो ये जो 2 पॉइंट है, इस पॉइंट O पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये एंगल क्या होता है यहाँ पे ओमेगा होता है। जैसे कि देखो मान लो ये वाला है, अभी कोन बना के दिखाता हूँ मैं तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कोन बनाया। कैसे बनेगा कोन, क्यों नहीं बन रहा है, हाँ राइट। अभी कोन बना यहाँ पे, तो इस कोन का तुम लोग अगर एंगल देखोगे तो जो एंगल दिखाई दे रहा है उस साइड से, वो एंगल क्या कहलाएगा, सर्कल दिखाई दे रहा है तुम्हें बेसिकली वहाँ पे, और सर्कल का रेडियस ऊपर आओगे तो बढ़ते जा रहा है। वो जो पर्टिकुलर एंगल होता है उसे क्या नाम दिया गया है, सॉलिड एंगल। एंड इस सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है, सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट इज स्टेरेडियन। क्या है एसआई यूनिट, स्टेरेडियन है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे थीटा के लिए फॉर्मूला मिला था आर्क अपॉन रेडियस, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर होता है। हालांकि हम लोग इस फार्मूला का अभी ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, इसका यूज़ करेंगे हम लोग 12th स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पे भी अगेन डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको, राइट।